अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। आज हम बात करने जा रहे हैं एससीओ 2024 की। इससे बड़ी उम्मीदें जाग उठी हैं हमारे मुल्क के लिए कि इससे इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो जाएगी, सिक्योरिटी पूरे रीजन में बेहतर होगी। ना सिर्फ पूरे रीजन में बल्कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान का एक सॉफ्टर इमेज गया है दुनिया की तरफ। इस सब पे आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वर्दा एंड शहजल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वर्दा, मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि कुछ तो मेन मेंबर्स हैं ना, 9 कंट्रीज हैं जो कि मेन मेंबर्स हैं। उसके अलावा हमने सुना है कि ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आए हैं और डायलॉग पार्टनर्स भी आए हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या ऑब्जर्वर कंट्रीज और डायलॉग पार्टनर्स का पार्टिसिपेशन होती है एससीओ में? अच्छा, इसके 3 मेंबर्स हम पार्टनर्स को डिस्कस करते हैं। एक फुल मेंबर्स होते हैं, एक Right. ऑब्जर्वर्स होते हैं और एक डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। जो ऑब्जर्वर्स होते हैं बेसिकली उनका मेन मकसद या पर्पस आप कह सकते हो ये है कि वो उनको वेल इन्फॉर्म्ड हों, ताकि कि वो जो है जो भी डिसीजंस हो रहे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनका वोटिंग राइट नहीं है। जो डायलॉग पार्टनर्स हैं वो उनके लिए कि फ्यूचर कोलैबोरेशन और जो करंट कोलैबोरेशंस हैं और जो पीछे कर चुके हैं उन पे क्या जो है अपडेट्स हैं या किस तरीके से उन्होंने करना है, और फिर उसमें उनके वोटिंग राइट्स भी हैं। और फुल मेंबर्स जो हैं वो 6 मेंबर्स हैं जिनके उस पर ये स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली दे हैव द पावर टू इनिशिएट जो है कोई भी डिस्कशन और एग्रीमेंट। थोड़ा सा अगर आप बताएं कि एससीओ 2024 का मेन फोकस क्या था? अच्छा, बेसिकली ये स्टार्ट जो है वो 2001 में हुआ था, और उस टाइम पे इसके सिर्फ 6 मेंबर्स जो हैं उनके साथ ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें चाइना, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान था। उनके जो मेन एम था, जो फर्स्ट और प्राइमरी एम जिसको हम कह रहे हैं, वो ये था कि जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और जो है नेबरली गुड रिलेशंस हों। फिर फर्दर उन्होंने इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए यूटिलाइज़ किया कि जो रीजन में इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं सारे के सारे उस पे हो सके। फिर उसके बाद उन्होंने इसको रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स गुजरते गए उस तरह से इश्यूज बढ़ते गए, तो ये उनके बेसिकली 4 एम्स थे जिसके साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया। अभी तक 23rd अभी समिट हुआ है टोटल 2001 से लेके अभी तक, और इसमें न्यू मेंबर्स भी ऐड होते जा रहे हैं साथ साथ, और फुल मेंबर्स भी हो रहे हैं, ऑब्जर्वर्स भी हो रहे हैं। और जैसे बेलारूस से इस दफ़ा वो हमारे पास ऑब्जर्वर के लिए आया था, 2023 में इंडिया में हुआ था, और अब जो है वो इस साल पाकिस्तान में हुआ है। और जो नेक्स्ट ईयर की जो चेयर है वो हमने वो जो एससीओ समिट है उन्होंने जो मेंबर्स ने चाइना को जो है ना वो दी है। अगर इसको लार्जर डायनामिक्स में देखें तो 5 की पॉइंट्स हैं जिस पे जो पूरा एससीओ समिट है इट्स बेस्ड ऑन। इसमें आपके मल्टीलेटरल कोऑपरेशन आ जाती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ जाती है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन आ जाती है, रीजनल स्टेबिलिटी आ जाती है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में इट्स बेसिकली ऑल द कंट्रीज जो जितने भी इसके पार्ट हैं वो सारे दे फोकस ऑन collaborations on the topical national and international issues. Alright. Okay, उसके बाद जो आपकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें जो कंट्रीज हैं they would be focusing on the collaborations in the economic sector, जिससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो सकती है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिहाज से अगर आप बात करें तो द डायलॉग इज़ बेस्ड ऑन द ऑनगोइंग प्रेसिंग सिक्योरिटी इश्यूज, जिसमें आपका टेररिज्म अभी बहुत ज़्यादा फोकस था। इस पे द कंट्रीज वुड डिस्कस टू हैव जॉइंट कोलैबोरेशन कि वो किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के सारे कंट्रीज जितने भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ग्रेव इशू बन चुका है आजकल का। सो ऑल द कंट्रीज दे need to have collaborations। इस चीज़ पे डिस्कशन होगी कि वो collaborate करें for the climate resilient infrastructure, and जो हमारा SDG है climate change and environmental protection, उसके लिहाज से developing frameworks and collaborations ताकि वो climate को sustain कर सकें, environment को protect कर सकें। एंड द लास्ट वन इज रीजनल स्टेबिलिटी, कि किस तरीके से जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम हो सकता है, किस तरह वो आ सकती है, किस तरह कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉर द रीजनल सिक्योरिटी। आप थोड़ी सी हाइलाइट्स हमें बताएं कि
मेन हाइलाइट्स क्या थी SCO 2024 की? बेसिकली इसकी काफ़ी सारे उन्होंने वो किए थे, लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल हाइलाइट्स पे जाएँ तो 8 की एग्रीमेंट्स हुए थे, जो कि अमंग मेंबर्स हुए, और जो है $65 मिलियन की अप्रॉक्सिमेट एक जो है इन्वेस्टमेंट जो है जिसको प्रॉमिस किया गया है, नॉट टुवर्ड्स द पाकिस्तान, टुवर्ड्स द ऑल द मेंबर्स। और जो इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट थी वो ये थी कि ईरान को इकोनॉमिक सपोर्ट किस तरह से दी जा सकती है आफ्टर द सैंक्शंस जो उसके ऊपर इम्पोज की गई हैं। और फिर उसके बाद जो बात हुई थी वो सस्टेनेबिलिटी पे बात हुई थी। उनका जो स्लोगन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको किस तरीके से जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, और क्या-क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया है इस बार स्पेशली इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से जो है इस रीजन को एक सस्टेनेबल जो है ना वो एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल कंट्रीज़ में जो है ना कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो हमने ओवरऑल डिस्कशन कर ली। मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए ये कैसे बेनिफिट रहा? क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बीइंग इस्लामाबादी देख रहे हैं कि रास्ते बंद हैं और पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो इस्लामाबाद में रुका हुआ था। तो क्या ऐसे मेन बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान इस SCO के बाद एन्जॉय कर सकता है? बेनिफिट से पहले अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, बिकॉज़ पाकिस्तान की लोकेशन इस तरीके से दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हिस्टोरिकली अगर देखें तो पाकिस्तान इज़ सर्व्ड एज़ अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इस SCO समिट के लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान कैन पोज़िट इटसेल्फ एज़ द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया को टू द इंडियन ओशन। So it's providing a corridor for trade. CPEC हमारे सामने है, उससे हमें पता वैसे भी चल जाता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब ये पाकिस्तान व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो जब हम ट्रेड की बात करें, ट्रांजिट की बात करें कि पाकिस्तान जो है वो कनेक्ट करता है साउथ एंड सेंट्रल एशिया को, इट कनेक्ट्स द सेंट्रल एशिया टू द इंडियन ओशन। तो उससे ये होगा कि आप पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास आ सकती हैं, आपके पास जॉब क्रिएशन हो सकती है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है। इन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है स्ट्रेटेजिकली। तो इसलिए पाकिस्तान इज़ पोजिशन टू प्ले अ वेरी क्रूशल रोल connecting the continents and promoting the regional cooperation. And also इसके through Pakistan can also promote intra-regional connectivity, because जब हम CPEC की जिस तरह बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस था कंट्रीज़ का, तो इससे क्या होता है कि आपके और ये जो जितने भी हमारे रीजन्स हैं इन सब की कनेक्टिविटी है। तो अगर आप पाकिस्तान के लिए इसको देखेंगे तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इट, बिकॉज हम बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली हम बिल्कुल सेंटर में हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान काफ़ी लाइमलाइट में क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज से। जो पहली चीज़ जो आप एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो हमारा जा रहा है इससे कि इतने ममालिक के जो हैं वो लीडर्स आए, और जो है मतलब उनके रूलिंग लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स उन्होंने अटेंड की ये मीटिंग। तो इट गिव अ वेरी सॉफ्ट इमेज अबाउट पाकिस्तान कि जो है ये इट्स अ सिक्योर प्लेस। और जो है वो वहाँ पे कल्चरल एक एक्सचेंज भी जिसे कहते हैं वो भी हुआ, और दैट कैन ओपन अप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। अगर हम बात करें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे या डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ पे, वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे मुल्क की, उसमें ये हुआ कि कुछ अरसे से हमें ना एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ना हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उस तरह से आ रही हैं, बिज़नेस उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा। तो जो ये चीज़ है, ये इसका भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को कि जब डिफरेंट मेंबर्स जो हैं यहाँ से जाएँगे, और जब इतनी एग्रीमेंट्स और इस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो फिर बाकी भी मुल्कों को एक जो है ना वो जाएगी, और फिर वो वहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो है ना इट इज़ एक होप है कि जो है ना हमारे लिए फ्यूचर के लिए जो है ना बेहतर हो जाएगा। ईरान की आप लोग बात कर रहे हैं कि ईरान को ये तय हुआ कि ईरान को हमने इकोनॉमिकल सपोर्ट देनी है क्योंकि उसके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। लेकिन ईरान एक मुस्लिम मुल्क है और हम वैसे जानते हैं कि इंडिया जो है वो प्रो इसराइल है। तो इंडिया का
क्या स्टैंस था ईरान की तरफ जब ईरान को इकोनॉमिकल सपोर्ट की बात चल रही थी? इंडिया का स्टार्ट से कुछ बहुत ज़्यादा कोई कह सकते हैं कि दे हैव अटेंडेड द समिट, और लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब इनपुट नहीं रहा उनकी साइड से। राइट। और जो डिस्कशन ईरान से रिलेटेड हुई है, उसमें भी उनका इनपुट मिनिमल रहा है। बहुत मिनिमल रहा है। और जैसे कि देखा जा सकता है कि मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आएँ, और क्योंकि जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ने जो है विज़िट किया है, लेकिन उनकी साइड से फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, वो आए हैं, और उनकी एक जो है काइंड ऑफ अ साइलेंट जो है वो पार्टिसिपेशन थी। इंडिया और पाकिस्तान 2 मेन पार्टनर थे इस एससीओ इवेंट के, और हमारे एवरीवन नोज़ के क्लैशेस हैं, हमेशा से इंडिया-पाकिस्तान के इश्यूज़ चल रहे हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान ने कोई ऐसी कोशिश की कि हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं, उनको कोई सेपरेट मीटिंग करके एससीओ की मीटिंग्स के अलावा कोई मीटिंग करके उनको रिज़ॉल्व किया जाए, या कोई ऐसी बातचीत या कोई ऐसा एग्रीमेंट सामने आया? अच्छा नहीं, इंडिया ने पहले से इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि जो ये समिट है, इसमें सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली जो समिट की डिस्कशंस हैं, एजेंडा है, वो उसी पे फ़ोकस रहेंगे। और देयर इज़ नो वन टू वन जो उन पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन है, उसकी डिस्कशन या उसको जो है ना ईज़ अप करने की कोई सेपरेट जो है ना मीटिंग्स या कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं जानना चाहूँगी, जो मेरे लिए क्या बल्कि मेरा ख़्याल है हमारी तमाम आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इज़राइल के ऊपर बात हुई थी, जिस तरह वो कंट्रीज़ को पुश कर रहा है कॉर्नर पे। स्पेशली अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, और जो उसके मसाइल चल रहे हैं और जिस तरह फ़लस्तीनी आवाम सफ़र कर रही है। इस सारी सिनेरियो को लेके कोई बातचीत हुई? किस तरह एससीओ हेल्प करने जा रहा है पैलेस्टीनियंस को? इसके बारे में ओपनली स्पेसिफिकली पैलेस्टाइन और इज़राइल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, उनका नाम इतना ओपनली नहीं लिया गया फॉर मेनी रीजंस। ऐसा है कि यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन का जो एससीओ इनिशिएटिव है, वन वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस हार्मनी एंड डेवलपमेंट, इस पे बात हुई है। पीस एंड सिक्योरिटी एंड हार्मनी के बारे में बात हुई है, रीजनल बट नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पैलेस्टाइन एंड इज़राइल। वही बात आ जाती है कि शायद उसको पॉजिटिव नोट पे एंड करने के लिए बिकॉज नॉट ऑल कंट्रीज आर सपोर्टिव ऑफ पैलेस्टाइन एंड अगेंस्ट इज़राइल। हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, हमें पता है हम ओपनली बात शायद कर भी सकते हैं, लेकिन दैट वाजंट द प्लेस शायद। एग्जैक्टली इसमें एक चीज़ है कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने ही हैज़ फोकस्ड ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, एंड विद द एससीओ समिट जब उनके साथ उनकी जो है वो मीटिंग हुई है, तो ही फोकस ऑन दैट, और उन्होंने कहा उस चीज़ को फोकस किया कि रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि जो कश्मीर में इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ही कोई इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजरली अदर देन हमारे रीजन के किसी को डिस्कस नहीं किया गया। ओवरऑल डिस्कशन हुई है रीजनल सिक्योरिटी पे कि किस तरीके से उसको एनहांस किया जा सकता है, किस तरह कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफिक टू दैट। अच्छा, ये 23rd जो थी एससीओ समिट थी, 23 साल से मुसलसल इसके कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई बेनिफिट्स हैं वाक़ई इस तरह के इवेंट्स के, या अ, जैसे एक आम बंदे को लग रहा होता है कि बस सब लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ पेपर साइंस होते हैं, बातें होती हैं, और शायद कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट उस तरह नहीं आता जिस तरह आना चाहिए। आप लोगों का क्या कन्क्लूज़न है इस सब को लेके? इसमें बहुत ग्रेजुअली कोई जो है ना इम्प्रूवमेंट और चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक रीजन है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कोई अब्रप्ट चेंज जिसे कहते हैं ना कि वो आया हो। लेकिन अगर मैं इसको पाकिस्तान की साइड से देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे यहाँ जो एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था हमारी कंट्री का, वो हमारे लिए ये एसईओ समर जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, हमारी ट्रेड सिचुएशन के लिए,
और फिर जो है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इस समिट में उन्होंने वर्चुअल इनॉग्रेशन की है गवादर एयरपोर्ट की। सी पैक 2 का जो फेज़ है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, क्योंकि देयर वाज अ र्यूमर्स कि जो है ना सीपैक शायद बंद बंद हो जाएगा। गया है और सी पैक का इशू है, ये इस तरह से है, और मतलब काफ़ी सारा था, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। इसकी वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा हम होपफुल हैं इस चीज़ के कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। और अगर बाकी कंट्रीज़ की भी बात की जाए तो जो एक पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह से ईरान को इस दफ़ा इंक्लूड कह सकते हैं किया गया है या उसकी सिचुएशन को डिस्कस किया गया है फॉर द फ्यूचर कोलैबोरेशन, वो एक बहुत अच्छी जो है ना वो चीज़ थी। और इसके अलावा फिर अगर हम थर्ड उस पॉइंट पे जाएँ तो जैसे एक यूथ उन्होंने फोरम्स डेवलप करने का उन्होंने कहा है, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो एकदम से तो मैं ये नहीं कह सकती कि 1 या 2 साल में हमें नज़र आएगा चेंज, पर जो प्लानिंग्स हैं उसके हिसाब से वी कैन सी दैट कि 10 सालों तक में रीजन में भी एक चेंज होगा, इकोनॉमिक चेंज भी होगा, और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चेंज नहीं आएगा या हम इतने डिसहार्ट हो जाएं कि ये बस बातें हैं और आते हैं और करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, चेंज बहुत ग्रेजुअल ही होता है हमेशा। तो ऐसे वो हो रहा है ओपनली शायद, बिकॉज हमें ऐसा नहीं है कि अभी हम ये कहें कि SCO समिट हो गया है तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ गई हैं। ये सारा ग्रेजुअली होगा, जब रूट सेट होंगे, ट्रेड सेट होंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आराम आराम से आएंगी। तो ये बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, बट होपफुली ये होगा, क्योंकि द डिस्कशंस दे वर ऑन कोलैबोरेटिंग ऑन वेरियस, आपकी पॉवर्टी एलिवेशन पे बात की गई, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई, आपकी कल्चर पे बात की गई, हेरिटेज पे बात की गई। सो देयर वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। तो होपफुली स्लो बट अ गुड चेंज इज एक्सपेक्टेड। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इस पॉडकास्ट ने आपको SCO के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी होंगी। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।